सिंगल पे था 50 मिनट्स का कोयटा टेलीविजन से, वो चला और अगले दिन वो निकली तो मैं मशहूर हो चुकी थी। क्या हाल है आपके? अच्छा उसका। और आप कैसे हैं? शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको। अब हमें खुश रखना है तो आप भी खुशी खुशी काम कीजिए। जनाब हमारी तो जान भी हाजिर है, पहले मियाँ साहब के लिए थी, अब आपके लिए है। कौन सा? इन्हें नहीं जानते? ये वकार साहब हैं, मियाँ साहब के बड़े साहबजादे। अब उनके पास यही फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। सर ये यासीन साहब हमारे कॉन्टेक्ट। स्वागत सर। वालेकुम। कैसे मिजाज आपके? ठीक हो सर? प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर ये माहिरा साहब असिस्टेंट। वालेकुम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? जी नहीं सर, शुक्रिया। सर ये साजिद साहब सेल्स असिस्टेंट। हाँ साजिद साहब, वालेकुम सलाम। कुछ सेल्स इंप्रूव कीजिए जनाब। जी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। इसमें हमारा फायदा होगा तो आपका भी होगा। राइट सर। सर ये मिस हुमा है हमारी टाइपिस्ट। गुड। आपका कुछ काम बढ़ जाएगा मेरे आने से। बहुत से लेटर टाइप करवाने। कोई बात नहीं सर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये दुर्दाना साहब है। सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर ये राहिला साहबा है आपकी सेक्रेटरी। सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। प्लीज बैठिए। आइए सर। मियाँ साहब की अचानक वफात से खलल से पैदा हो गया था। अब आप आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बा जान ने हमेशा आपकी तारीफ की थी। आप तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया सर। अम्मी जान मुझे बता रही थी कि पूरी फैक्ट्री का चार्ज आपने संभाला हुआ था। वो बड़ी मुतमईन है आपके काम से। बेगम साहबा की नवाजिश है सर, वरना मैं किस काबिल। अपनी ड्यूटी करता हूँ फैक्ट्री इंचार्ज की। रहमदाद साहब, आप तो जानते हैं कि मैं शुरू से ही फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहा हूँ। अब्बाजान का यही इरादा था कि मैं पहले एमएससी इंजीनियरिंग करूँ, उसके बाद एमबीए करूँ और फिर फैक्ट्री संभालूँ। मुझे मालूम है सर। वो बहुत रोशन ख्याल थे। उनका यही कहना था कि जब तक हम नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तब तक हमारे पैदावार में इजाफा नहीं होगा, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। और ये बात सही भी है सर। पुरानी मशीन और पुरानी टेक्निक पर अच्छी मसनूआत नहीं बन सकती, ना ही प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। मियाँ साहब ने नया प्लांट भी इसीलिए मंगवाया था, उसे भी आपको ही लगवाना है सर। हाँ याद आया, मैं वो नक्शा देखना चाहता हूँ जो आर्किटेक्ट ने बनाया नया प्लांट का। ठीक है सर। सही। ये हमारी मौजूदा फैक्ट्री का प्लांट है सर। अच्छा। और ये वो जगह है जहाँ मियाँ साहब का इरादा था कि नया प्लांट लगे। और ये वो मकान है? जी सर। इसमें तो जमालुद्दीन साहब रहते थे पहले। उनको तो मरे हुए 5-6 साल हो गए हैं सर। आजकल इसमें उनकी लड़की रहती है, उसकी एक बच्ची है, अब तो बेवा है बेचारी। हाँ याद आया, मुझे शायद अब्बा जान ने बताया। लेकिन बात कुछ बनती नहीं है। नया प्लांट है, मॉडर्न मशीनरी है, सेफ्टी मार्जिन भी रखना होगा। नहीं साहब, ये जगह भी जरूर चाहिए। ठीक है, हम उस लड़की से बात कर लेंगे, उन लोगों के लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेंगे। जिससे आपकी मर्जी सर। तो यहाँ से शुरू होगा। ये
ये फाउंडेशन हुई ना? बिल्कुल सर, ये देखिए ये निशानी लगाई है मैंने। तो 80 मीटर नॉर्थ। जरा नापिएगा। कितना हुआ? 51 ही बनता है। मैंने मियाँ साहब को बताया था कि इस मकान को गिराना जरूरी है। वैसे भी ये मकान इस मॉडर्न फैक्ट्री के साथ कुछ बुरा सा लगता है। लेकिन सर वो खातून तो मुझसे रही, उसकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस मकान से। कैसी यादें? ये जनाब के उसके माँ बाप शोहर सब इसी मकान में रहे हैं सर। ठीक है, मैं उससे मिलकर समझाऊंगा। ये बेहतर होगा सर कि आप काम शुरू करने से पहले उससे मिलें। मियाँ साहब मरहूम ने जब जमालुद्दीन मरहूम की औलाद पे इतना एहसान किया है तो इस मकान को इतनी सख्ती से गिरा देना अच्छा नहीं है सर। ठीक है, मकान गिराने की बात बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ मिल लेते हैं। जैसा आप बेहतर समझे सर। हमीदा बीबी। कौन है? मैं हूँ रहमदाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकार साहब आए हैं, मियाँ साहब के साहबजादे। तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बकार साहब अब हमारे नए डायरेक्टर हैं। अच्छा। आज ये फैक्ट्री का मुआयना कर रहे हैं, अब यही इंतजाम संभालेंगे। मैंने मुनासिब समझा कि पहले कट से विजिट करूं और आज ही आपसे मिलूं, फिर मसरूफियत हो जाएगी। अच्छा किया, आपका घर है, जब चाहे तशरीफ लाएं। मसरूफियत तो जिंदगी के साथ रहती ही है। सर अगर मुझे इजाजत दें तो मैं जरा फैक्ट्री में बोलूं। नहीं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर। नहीं प्लीज, आप तकल्लुफ न करें। अभी तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आया था, सफेद पीऊंगा। अब मुझे नए प्लांट की इंस्पेक्शन भी करनी है। आइए सर। प्लीज। कैसे हैं आप? सर वो मेरा एडवांस मंजूर करवा दें, मुझे छुट्टी पर जाना है। भाई तुम्हें मालूम है वकार साहब भी करेंगे और वो नए प्लांट के सिलसिले में बेहद मसरूफ है। अभी तो मुझे मुश्किल नजर आता है। मगर मेरी भी तो मजबूरी है सर। ठीक है, तो फिर आप खुद मिल लें उनसे। जी अच्छा। मैं आई कमिंग सर? आओ राइला, क्या बात है? सर वो मेरा एडवांस का केस आपके पास है। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। सर दरअसल मेरी बहन की शादी है, मुझे छुट्टी पे जाना है कल। ओह अच्छा अच्छा, लाओ निकालो फाइल। ये रहा आपका एडवांस का केस। लो भाई, रवाना हो जाओ। वैसे अभी अकाउंटेंट साहब से ले लें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और ईसीजी भी ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग तो मस्ती में घबरा जाते। बेगम साहिबा, आपकी जिंदगी हमारे लिए नहीं बल्कि उन मरीजों के लिए भी बड़ी अहम है जिनके लिए आपने हॉस्पिटल बनवाया है। खुदा का शुक्र है, ये मेरी और उनकी बड़ी आरज़ू थी। मियाँ साहब और आपने बहुत से मरीजों की दुआएं ली हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। निसार तो अस्पताल मुकम्मल होने की आरज़ू लिए हुए चले गए। मुझे खुशी है कि मैंने उनकी ये तमन्ना पूरी की। वैसे मेरी एक दरख्वास्त थी बेगम साहबा के इस हॉस्पिटल का नाम मियाँ निसार अहमद साहब के नाम पर रख दिया जाता। नाम में क्या रखा है, काम वहाँ ठीक होना चाहिए। खुसूसन गरीब और नादार मरीजों को सही तवज्जो दी जाए। और हाँ, इस अस्पताल में जो बेवा भी दाखिल हो वो मेरे मेहमान की तरह रहे। बेहतर बेगम साहब। बेवा हुई हूं तो एहसास हुआ है कि ये कितना बड़ा दुख है। औरत की जिंदगी का साथी बिछड़ जाए तो वो कितनी अकेली हो जाती है। देव की बहुत बड़ी आजमाइश है डॉक्टर साहब।
बेगम साहबा, आप तो बहुत हिम्मत वाली खातून हैं, और अब तो विकार भी आपके पास आ गए हैं, नासिर भी आने वाला है अमेरिका से। खुदा का शुक्र है, 11 साल के बाद मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहेंगे। कौन कहता है कि लड़कियां जल्दी बिछड़ जाती हैं माँ बाप से, लड़के उससे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अब देखिए ना, 8वीं जमात से दोनों पब्लिक स्कूल हैदराबाद चले गए, उसके बाद बड़ा कराची इंजीनियरिंग करने और छोटा अमेरिका। अब दोनों की शादियां होंगी तो बीवियों से हो जाएंगे। लड़कों ने पहले साथ छोड़ दिया ना, और लड़की खुदा ने दी ही नहीं, उसकी मर्जी। यही फिक्र है आपके डिप्रेशन की वजह है। आप खुश रहा करें, उनकी शादियां करवा दें, घर बच्चों से भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कहो भी विकार, कैसे हो? अम्मी जान की तबीयत कैसी है? भाई, इनको खुश रखना बहुत जरूरी है। इनको डिप्रेशन हो जाता है और ये कुदरती बात है। मियां साहब का गम अभी ताजा है और ये खुद भी बीमार है। आप क्यों गमगीन हैं अम्मी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम फिक्र ना करो। थके हुए आए हो, खाना खा लो। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट ना हो तो। नहीं, मैं ड्यूटी से ऑफ करके बेगम साहबा को देखने चला आया था। तो फिर जरूर खाना खा के जाइएगा। प्लीज। चलिए। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैंने आपसे वादा किया था आने का। जी, मुझे इंतजार था। मैं भी चाय बना कर ला। नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं वैसे भी जरा जल्दी में हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप दूसरी दफा आए और बगैर चाय पिए चले जाए? आप जिद करते हो तो चाय उधार कर लीजिए। अच्छा, फिर थोड़ा सा हलवा ही चख लीजिए, मैंने अभी बनाया है। तानिया बेटे, जी हलवा यहीं ले आओ। अच्छा अम्मी। ये तानिया आपकी? जी, मेरी बेटी है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जहमत दी। नहीं, सच पूछिए तो मुझे आपका इंतजार था। मेरा? जी, आपका। जब से मुझे पता चला था आप कराची से आ गए, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। वालेकुम सलाम बेटा। शाबाश। लीजिए। ओह, ये तो बहुत मीठा है। आपको पता नहीं हलवा तो होता क्यों मीठा है? जी, अब तो पता चल गया, अब तो पूरा ही खाना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त पे, आप भी मेरा साथ देंगी? मैं शर्त मान जाऊं? हाँ भाई, ये शर्त तो माननी पड़ेगी आपको। मान लो। ये इतना मजेदार हलवा मैंने पहली दफा खाया, और वो भी बेटी तानिया के साथ। ये तो मैंने आपकी शर्त पूरी की है। हलवा तो मैं आपके जाने के बाद खाऊंगी, लेकिन आपको भी हमारी ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जरूर जरूर बेटा, बताइए क्या शर्त है? कि कल आप जरूर आएंगे। क्या मैं शर्त मान लूं? हाँ भाई, ये शर्त भी माननी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर हम कल आएंगे और साथ चाय भी पीएंगे। अच्छा, फिर कल जरूर आइएगा। जरूर। इसे पहचानते हो बच्चों? कीवी, शू पॉलिश वाली कीवी। शाबाश। मेरा सबसे है दोस्ताना, घर घर है मेरा ठिकाना, और काम मेरा है बच्चों जूते चमकाना, की उम्र बढ़ाना, है ना कीवी? हिप हिप हुर्रे! सबसे ज्यादा चलने वाली
बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं अम्मी जान, इतना कुछ तो लिया है। इतने दिनों बाद मेरा अरमान पूरा हुआ है और तुम दोनों भाई घर पर हो। घर। अम्मी जान प्लीज। बेटा, अब तुम दोनों ही इस तमाम कारोबार की मालिक हो। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे बाप ने आज तक मेरी बात को नहीं टाला। जी मम्मी, मुझे मालूम है। तुम दोनों इतने अरसे बाद मिले हो। पहले यहाँ की हालात समझो और जो फैसला करो मुझे बताकर करो। जस्ट डोंट वरी मम्मी। सारा बोझ आजकल वकार के कंधों पर है। वो कुछ कुछ परेशान नजर आ रहा है। हाँ, मुझे ड्रॉप करके वो दफ्तर ही गए, शायद मसरूफियत ज्यादा है। आप बेटी मानो बने, मैं दादा जान बनती हूँ। हाँ ये ठीक है। बेटी मानो। मैं ना मानू। अरे तुम मान या ना मान पागल, तो हम यहाँ से वहाँ चले गए। हुआ कहाँ? वहाँ रही दुआ के वहाँ। अच्छा तो जही दुआ के हुआ। हाँ, तो हम वहाँ से बस में बैठ गए। थोड़ी दूर पहुँचे थे, अंदर डाकू घुसा। कहने लगी ये जो माल है वो यहाँ रख दो। हमने यहाँ से पैसे निकाले और वहाँ रख दिए। ऐसे दूसरे लोगों ने भी यहाँ से पैसे निकाले और वहाँ रख दिए। तो उनका सरदार आकर कहने लगा ये जो माल है वो वापस कर दो। हमने कहा कैसा मांग रहा है? उसने कहा पुलिस वालों से तो 6,000 की बात हुई थी, ये तो 5,000 है। हमने कहा कैसा अजीब पागल है। फिर क्या हुआ? अरे फिर स्टॉप। कब 6 बजे की? अंकल, आज ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े थे, कह रहे थे हमारा मकान तोड़ देंगे। हाँ भाई, वो नए प्लान का नक्शा ही कुछ इस तरह से बना है कि वो मकान गिराना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मकान गिराना ही पड़ेगा अगर हम आपको नए मकान ले चलेंगे। कौन से नए मकान में? ये जो नजदीक अपना बंगला है ना, इसमें ले चलेंगे। फिर आप क्या हमारे साथ रहेंगे भी? हाँ भाई, क्यों नहीं। वकार, इस मकान को ना गिराइएगा, ये मेरी इल्तिजा है। क्यों? मैं आप दोनों को सड़क पर तो नहीं फेंक रहा। हमें आखिर तुम ये समझती क्या हो? मुझे आप पर पूरा इत्मीनान है वकार। अब आप ही इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा है, इसीलिए तो मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। इस मकान के एक एक कोशिश से मेरे अब्बा जान और मेरे शौहर की यादें वापसता है। मियाँ साहब ये मकान अपनी जिंदगी में ही हमें दे गए थे। वकार, ये मकान मेरी पनाहगाह है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नक्शा तब्दील करवाना पड़ेगा। नक्शा तब्दील करवा लें प्लीज, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात। मेरे कल उतारो जी। कल वाली उधार चाय पिलाओ। अच्छा, अभी ले। आजकल ये नया डायरेक्टर जमालदीन के घर के बड़े चक्कर लगा। हाँ उस्ताद, आज तो कुछ सामान भी अपने साथ ले गया था।
कैसे पता चला? हाथ में था उसके उस्ताद। तुम दोनों फिर यहाँ आ गए। चलो अंदर काम करो। आते हैं, सिगरेट पीने आए थे। जल्दी करो, बहुत काम अभी बाकी है। आप जाएं, आ जाएंगे हम लोग। देखो तुम यहाँ आड़ में हो जाओ, सामने वाले मकान पर नजर रखना। समझ गए उस्ताद, तुम जरा सुपरवाइजर का ख्याल रखना। परवाह मत करो तुम यार। जी भेजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बख्श जी। लेकिन मुझे तो मुंदरी बताया गया। यार लोग जी प्यार से पुकार लेते। देखो मुंदरी, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी शिकायत मिल रही है। क्या सर जी? यही कि तुम काम भी नहीं करते और लड़ाई झगड़ा भी करते हो। सर जी ये किसने झूठ बोला होगा? देखो इस बार मैंने तुम्हें सिर्फ तंबी करने के लिए बुलाया है। सुपरवाइजर से भी तुमने झगड़ा किया। आइंदा मुझे इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझे? बेहतर सर। तुम जा सकते हो। वक्त बहुत कम है, नए प्लान पर काम फौरन शुरू होना चाहिए। मैं समझा था आपने बिल्डिंग बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया होगा। बात ये थी यार नासिर, वो नक्शा तब्दील करवाना पड़ा, उस पर भी काम हो रहा है। आखिर क्यों? मैंने जो नक्शा भेजा था उसमें क्या खराबी थी? वो यूनिवर्सल आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था, प्लांट की हर मशीन की पैमाइश दी थी, पूरा सेफ्टी मार्जिन दिया था। यार नक्शे में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इस तरह से वो मकान गिराना पड़ रहा था। तो गिरा देना था। जी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अब्बाजान ने वो मकान जिंदगी में जमालुद्दीन साहब को दिया था, और अब उसमें उनकी बेवा बेटी और उसकी बच्ची रहती है। अगर आपको उनका इतना ही ख्याल है तो फैक्ट्री को जाए को यतीम खाना खोले और ये प्लांट दारुमान बेचे। नासिर होश में आओ, तुम्हारा बड़ा भाई है। मुझे उनका नहीं, अपने वालिद के दिए हुए कौल का ख्याल है, और अब मैं भी जुबान दे चुका हूं। बेटा ये मामले ठंडे दिल दिमाग से हल किए जाते हैं। बेवा और यतीम पर रहम करना चाहिए। बेटा तुम ख्याल ना करना, इसकी तो आदत शुरू से ही ऐसी है। जरा प्यार से समझाओ, मान जाएगा। अम्मी बहुत कहें तो मैं उन्हें अपने बंगले के नक्शे में ले आऊं, इस तरह से वो भी बेघर होने से बच जाएंगे और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। जैसे तुम्हारी खुशी हो। अच्छा है, यहाँ रौनक हो जाएगी। बच्ची कितनी बड़ी है? यही कोई 5-6 साल की है, बहुत ही क्यूट और बेहद ज़हीन है। मुझे जरूर मिलवाना, मुझे बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं। बेटों की तरह कुराती नहीं है। निसार, मुझे बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे खुदा की मर्जी। मुझे तो खुदा ने मासूर कर दिया है। कितना अरमान था बेटी का। तो हम कोई बच्ची गोद ले लेंगे। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो निसार, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली। शायद इसी तरह मेरा अरमान पूरा हो जाए। अब मेरी शहजादी तैयार हो गई।
वंडरफुल, कितनी स्वीट लग रही है हमारी तानिया। ये क्या, तुम तैयार नहीं है अब तक? भाई जल्दी करो, अस्पताल के इंतजार में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। और अभी मैंने अम्मी जान को भी लेना है, वो चीफ गेस्ट है इस फंक्शन की। वकार प्लीज अब तानिया को ले जाए। उन्होंने तुम दोनों को बुलाया है। भाई देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस जल्दी करो। और हाँ, तानिया और तुम अनेक्सी में शिफ्ट हो रही हो आज ही, मैंने अम्मी जान से पूछ लिया है। वकार मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे बेगम साहिबा के सामने जाते हुए बहुत शर्म आती है, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। ओहो, तुम भी कितनी अजीब बातें करती हो, तो जल्दी करो ना। वकार मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगी, अभी देर हो रही है, आप तानिया को ले जाएं। चलो ना अंकल, देर हो रही है। अच्छा, हम चलते हैं। मम्मी। मगर मैं तुमसे नाराज हूँ। खैर, अब हमारा वापस आने तक सामान पैक करो, तुम्हें शिफ्ट। यासीन साहब को भेजिए। जी सर। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट पर वकार साहब के दस्तखत हो गए? सर वकार साहब तो सुबह से आए नहीं। अच्छा, क्या फैक्ट्री में भी नहीं है? नहीं सर, फैक्ट्री में तो है, गाड़ी खड़ी है, मगर शायद वो नई साइट पर है। अच्छा ठीक है, आप जाएं। थैंक यू। रंदर साहब, ये वकार साहब का है? जी वो जमालदीन साहब का घर है। नॉनसेंस। मिस्टर हीला। यस सर। आपने बुलाया उसे? बुलवा लिया सर। ठीक है, उसे अंदर भेजिए। ओके सर। तुमने पता किया था? जी सर, वो रोज वहां जाते हैं। अच्छा देखो, तुम मुझे पूरी रिपोर्ट दोगे। लेकिन सर इसके लिए मुझे काम से गायब रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे जिम्मे सिर्फ यही काम है। लेकिन सर वो सुपरवाइजर शिकायत लगाता रहता है वकार साहब से। नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। देखो ठीक है, तुम जा सकते हो। अम्मी जान तानिया को देखकर बहुत खुश हुई हैं, उन्हें बेटियों से बेहद प्यार है। पता है, वो तो एक बच्ची को गोद लेने को कह रही थी। तानिया को ही क्यों नहीं गोद ले लेती? अब इसकी क्या जरूरत है? तानिया और तुम तो वैसे भी उनके पास रहोगे एलेक्सी में। वकार, मैं वहां किस हैसियत से जाऊंगी? हैसियत? देखिए वकार, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही हूँ और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ओहो, अब जो भी बात करनी है वहां चलकर कर लेना, वहां इंतजार हो रहा होगा। नहीं वकार, ये जरूरी है, वहां जाने से पहले आपको बताना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या मसला पैदा हो गया? मसला है ना। अच्छा चले, बताएं जल्दी से। वकार, मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाह रही थी कि मैं आपकी सौतेली माँ हूँ। क्या? मियां निसार अहमद की दूसरी बीवी और तानिया मियां साहब की बेटी और आपकी बहन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये हकीकत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मेरे सामने खड़े हैं। मैं आपको तमाम सबूत दूंगी, फिर आप कहेंगे तो आपके साथ एनेक्सी में शिफ्ट हो जाऊंगी। आप ही अब इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा है वकार, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। मेरा दिल कहता है कि आप मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। आपके पास सबूत क्या है इस बात के? हाँ, मैं जरूर दिखाऊंगी आपको तमाम सबूत। ये आपके वालिद का ब्रीफ केस है। इस मकान की रजिस्ट्री है जो निकाह के वक्त मेरे नाम हुई। ये निकाह नामा है और ये बैंक की रसीदें जो मियां साहब ने बीमारी के दौरान मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए।
मियां साहब के दिए हुए पैसों में से अभी भी मेरे पास 43,000 रुपये जमा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची का और अपना तहफ्फुज़ चाहिए। मैं जानती हूँ ये दुनिया बड़ी खराब है, आपके मेरे पास आने जाने को ही लोग किसी और नजर से देखते होंगे, लेकिन वकार मैंने हमेशा आपको अपने जवान बेटे और शोहर के बाद एक मजबूत सहारे की हैसियत से देखा है। आप चाहें तो इस हैसियत से मुझे अपने साथ अपनी एनेक्सी में ले चले। मैं बेगम साहिबा से माफी मांग लूंगी और कहूंगी कि मैंने उनका हक नहीं छीना। मैं मजबूर थी और मियां साहब का भी इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने बेगम साहिबा की ख्वाहिश और अपनी बेटी की आरज़ू में ये शादी की थी। बेटी, तुम जानती हो कि डॉक्टरों की राय मेरे बारे में कितनी मायूस कुन है। खुदा जानता है कि मैंने जैसी मुझे खुदा ने समझ बूझ दी है वैसा ही तुम्हारा हक अदा किया है। मियां निसार से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं। मियां साहब को बेटी की आरज़ू है। फिलहाल इस रिश्ते को राज में रखेंगे और ये हमारे लिए भी मुनासिब है। लोग ये न कहें कि मालिक के घर में डाका डाला, और न मियां साहब को कहें कि अपने अदना मुलाजिम को मैनेजर इसलिए बनवाया था कि उसकी बेटी से निकाह पढ़वा लें। बाबा, बेटा तुम समझदार हो, हम तीनों का दिल साफ है। मुझे उम्मीद है कि खुदा रहीम और करीम इसे हमारे लिए मुबारक साबित करेगा। बेटा अभी तुम्हें इसी घर में रहना होगा। जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा और बेगम साहिबा की तबीयत संभल जाएगी तो मियां साहब तुम्हें बड़ी बेगम साहिबा के पास बंगले में ले जाएंगे। उस वक्त तक अल्लाह ने चाहा तो मियां साहब की आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। बेटा उन्होंने हम पर एहसान किए हैं, हमें भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, जैसी आपकी मर्जी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दुनिया इस बात को तस्लीम करे, मेरी हैसियत को जाने। मैं कब तक इस तरह गुमनामी में घुट कर रह सकती हूँ? क्या आप मुझे निकाहनामा दे सकती हैं और ये रजिस्ट्री मकान की? क्यों? इसलिए कि इन कागजात का दिखाना अम्मीजान और नासिर को बहुत जरूरी होगा। नहीं वकार, यही कागज के टुकड़े तो मेरी पहचान है और मेरी बेटी की आबरू की जमानत थी। आप तसल्ली रखें, आपको हक दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने वालिद का दिया हुआ कौल जरूर पूरा करूंगा। मैंने अच्छी तरह से इंस्पेक्शन की है और नए नक्शे को भी देखा है। फैक्ट्री 2 मंजिला इमारत में नहीं बन सकती। क्यों? इसमें वाइब्रेशन होंगी और इस सेफ्टी रूल्स के खिलाफ है। पूरी इमारत इस लटरी से गिर सकती है। फिर यह कि फैक्ट्री को पुराने ही नक्शे पर बनाना होगा और उस मकान को गिराना होगा। वो मकान हमीदा की इजाजत के बगैर नहीं गिर सकता। हमीदा हमीदा हमीदा, आखिर वो हमारी क्या लगती है? क्या तुम जानना चाहते हो कि वो हमारी क्या लगती है? हाँ, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसमें पर्दा क्यों डाल? नासिर, तभी से बात करो। वो हमारी सौतेली माँ है, मियां निसार अहमद की दूसरी बीवी। काम होशियारी से करना, बस ये ख्याल रखना कि वो इतनी तंग हो जाए कि मकान खुद ही छोड़ दे। आप फिक्र न करें सर। दरवाजा खोले जी, एक बात पूछनी है। कौन हो तुम? मैं हूं उस्ताद मुंदरी। क्या बात है? बात ये है कि ये चाकू कहीं आपका तो नहीं? नहीं। यहाँ सामने पड़ा हुआ था। नहीं, मेरा नहीं है। तो फिर ये मेरा ही होगा। पहले माँ और फिर बेटी। क्या बकते हो तुम, बदतमीज? कहना ये है कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, वरना मैं फिर आऊंगा। लेकिन इस बात को अब तक छुपाया फिर क्या? मियां साहब की यही मर्जी थी, अब फिर मुझे क्या मालूम, मैं तो वकील था उनका। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे ये सब साजिश नजर आती है। इसमें जमालदीन की कोई चाल है। नासिर साहब, ये आप तसल्ली रखें, इसमें कोई साजिश नहीं। जमालदीन तो बहुत शरीफ आदमी था और उसने तो मियां साहब का कहना माना। वकील साहब, आप तो जानते हैं ये जायदाद के मसले ऐसे होते हैं। अब हम अपना 30 पैसा उसको दे दें? ये तो होगा नासिर साहब। मैं देखता हूँ ये कैसे होगा। मैं इस निकाह को नहीं मानता। मुझे इसमें जमालदीन और उसकी बेटी की चाल नजर आती है। इसमें कोई चाल नहीं, ऐसा सोचना भी गुनाह है। ये निकाह मैंने पढ़ाया था, इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं। इसकी तीसरी परत मेरे रजिस्टर में महफूज है। निकाह में दुल्हा मियां निसार अहमद
व दुल्हन हमीदा बेगम के दस्तखत रजामंदी और रगबत मेरे सामने हुए। 2 गवाहान जो उस वक्त भी थे और आज भी पहचान सकता हूँ, वो वकील साहब थे और रहमदाद थे। रहमदाद? ये सही है बेगम साहब, ये निकाह मेरे सामने हुआ था। वकील साहब। जी बेगम साहिबा। आप मियां साहब के कानूनी मुशीर रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सब कुछ दुरुस्त है? ये दुरुस्त है बेगम साहिबा, बल्कि मियां साहब ने अपना वसीयतनामा मुझसे तारीफ करवाया था और हिदायत की थी कि दोनों बेटों के आने पर और आपकी मौजूदगी में खोला जाए। वो ये है बेगम साहिबा। नासिर, पढ़ो। वसीयतनामा। मैं मियां निसार अहमद वद बिशारत अहमद बाद में होश हवास ये तहरीर करता हूँ कि मैंने अपनी पहली बेगम ताजदार खातून, जो बेहद रहम दिल, सखी और नेक किरदार की खातून हैं और जिनसे मैंने हमेशा बेहद मोहब्बत की है, इनकी मुस्तकिल माजूर होने के बाद और इन्हीं की दिली आरजू पूरी करने के लिए कि वो एक बेटी को गोद में खिलाएं, दूसरी शादी अमीदा खातून बिन्त जमालुद्दीन मरहूम से एंड अक्शरा के हिसाब से की। खुदा की इनायत और मेहरबानी से मेरी दूसरी बीवी अमीदा खातून से मुझे चांद सी बेटी तानिया अता हुई, जो मेरी जायज़ और हकीकी तीसरी औलाद है। मेरे दोनों बेटे मियाँ वक़ार अहमद और मियाँ नासिर अहमद आला तालीम पर हैं। मैं तना इस राज को अपनी मोहतरम और सबसे प्यारी हस्ती बेगम ताजदार खातून के सामने अफशां करने से माजूर हूँ। लिहाजा ये वसीयतनामा बरज़ा और रग़बत तहरीर कर रहा हूँ कि मेरे कुल जायदाद मनकूला और गैर मनकूला मेरे दोनों बेगमात, दोनों बेटों और एक बेटी में बाक़ के शरह तकसीम की जाए और मेरी दूसरी बीवी हमीदा बेगम को, जिन्होंने कमाल ईसार और कुर्बानी का सबूत दिया है, जायज़ और हकीकी मकाम दिया जाए। यही मेरी वसीयत है। दस्तखत मियां निसार अहमद। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या आपने मियां साहब को दूसरी शादी का बताने से मना किया था? ये सच है बेगम साहबा। दरअसल मुझे आपकी सेहत की जानिब से तशवीश थी। वक़ार, लाओ उस बच्ची को मेरे पास लो। मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ। मगर अम्मी। नहीं बेटा, नहीं। हमें जिंदगी की हकीकतों को खुलूस दिल से तस्लीम करना चाहिए। इसमें हमीदा और तानिया का क्या कसूर? मैं मियां साहब की वसीयत पूरी करूंगी, हमीदा को उसका हक दूंगी। सामान बाहर फेंक दिया? किन्होंने फेंका बेटा? गुंडों ने? ये किसके कहने से हुआ है? मैंने कहा था तुम इधर तक गिर सकते हो। मैंने हटाओ इनको।